ये फॉर्म है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। कुछ लोगों ने तो आप में से अभी फिल कर दिया है, जिन्होंने नहीं करा है यूआरएल नोट कर लें, sclive.in/reg। इस पे जैसे ही आप विजिट करेंगे ये एक बेसिक सा फॉर्म आएगा, इसे याद से फिल कर दीजिएगा। 2 दिन बाद फिर इसी फॉर्म के थ्रू आपका डेटा लेकर हम लोग चेक करेंगे, आपको दिक्कत ना जाए इसके लिए प्लीज 2 दिन के अंदर इस फॉर्म को फिल कर दें। sclive.in/reg मैं ओपन कर दे रहा हूं नोटपैड में, देखें आप ध्यान से। sclive.in/reg इस पे जाकर बेसिक डिटेल्स अपनी फिल कर दीजिएगा। हो गया, हटा दूं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आपका C++ से रिलेटेड जरूरी डिस्कशंस। चलिए सबसे पहली बात जो C++ के लिए आपको मैं बता दूं, पता आपको ऑलरेडी होगा, फिर भी मैं अपनी तरफ से ऑफिशियली बोल दूं। C++ पढ़ने के लिए अपन लोगों को C लैंग्वेज की नॉलेज की जरूरत है। C के 3 टॉपिक C++ में बहुत बहुत काम आएंगे। नंबर 1 स्ट्रक्चर, नंबर 2 फंक्शंस, नंबर 3 पॉइंटर्स। स्ट्रक्चर आपको इसी बैच में मैं रिवाइज करवा दूंगा, जिससे आपको दोबारा से कोई बैकअप क्लास लेने की जरूरत ना पड़े। लेकिन फंक्शन और पॉइंटर एक दिन में होने वाले टॉपिक नहीं है, तो उनके लिए अलग से बैकअप क्लासेस प्लान्ड है। जिन लोगों ने सी के बैच में टॉपिक्स मिस कर दिए हैं या लग रहा है कंफर्टेबल नहीं है, वो याद से इन बैकअप्स को अटेंड कर लें, नहीं तो यकीन मानिए एक अक्षर का कोड C++ में आपसे नहीं बनेगा। इसलिए मेक श्योर ये 2-3 दिन जो वीकेंड्स आ रहे हैं इसमें हम लोग बैकअप्स रख रहे हैं। अभी क्लास के बाद अनाउंस हो जाएगा फंक्शन का बैकअप कल कितने बजे है। बैच अपने स्पीड पे चलता रहेगा, क्योंकि मुझे 3 से 4 दिन के बाद फंक्शंस की जरूरत इस बैच में पड़ेगी। अभी 2-3 दिन डिफरेंसेस पे जाएंगे, फिर मैं स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो आपको टाइम मिल जाएगा। इन 2-3 दिन में कम से कम फंक्शंस कवर अप कर लीजिएगा। पॉइंटर वाले ही नेक्स्ट वीक भी आप बैकअप लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंटर की जरूरत मुझे 1 से 1.5 हफ्ते बाद पड़ेगी C++ में। बट फंक्शंस की जरूरत पहले दिन पहले प्रोग्राम में पड़ जाएगी जब आप C++ का पहला कोड लिखेंगे। और मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से आपका C++ का पहला कोड लेटेस्ट बाय मंडे स्टार्ट हो जाएगा। सो मेक श्योर मंडे से पहले फंक्शंस का बैकअप आप याद से कर लें। अगर नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत जाएगी। C++ का हर कोड विदाउट फंक्शंस नहीं बना सकते अपन, हर कोड में फंक्शन के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। बट आज नहीं, आज तो हम कुछ बेसिक डिस्कशन करेंगे, बट ये 2-3 दिन के अंदर याद से अपना कवर अप ले लें आप, ठीक है। चलिए अब आज जो हमारा डिस्कशन होगा वो 2 बातों पे होगा। नंबर 1 C++ की थोड़ी सी हिस्ट्री, C++ का नाम C++ कैसे पड़ा इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन, C++ के मार्केट में कितने वर्जन्स अवेलेबल हैं, एंड फाइनली आपके जैसा प्रोग्रामर जो C के बैकग्राउंड से है, वो जब C++ में स्टेप इन करता है तो उसे क्या क्या नई नई चीजें, मेजर मेजर चेंजेस नजर आते हैं। आज इन बातों पे हमारा फोकस रहेगा। तो सबसे पहले C++ की थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता दूं। C++ जानकर थोड़ा सा आपको सरप्राइज होगा, मार्केट में 2 बार लॉन्च हुई थी। क्यों 2 बार लॉन्च हुई थी, इसका रीजन आपसे अभी 10 मिनट में शेयर करूंगा। कुछ किताबों में आपको C++ की लॉन्चिंग 1979 की मिलेगी, कुछ किताबों में आपको C++ की लॉन्चिंग 1983 की मिलेगी। दोनों ही बुक्स, दोनों ही ऑथर अपनी अपनी जगह सही है, बस समझने की जरूरत है 79 और 83 2 बार लैंग्वेज को लॉन्च कैसे करा गया। बताता हूं आपको भी मैं। C++ बनाने का क्रेडिट जिस इंसान को जाता है, द नेम ऑफ दैट पर्सन इज, अभी आपके लिए आज पहली एक्सरसाइज है कि आप इस बंदे का नाम पढ़ना सीखें। कैसे पढ़ेंगे? बाजार ने नहीं, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, याद रखिएगा। द अल्फाबेट J इज साइलेंट। इनका नाम प्रोनाउंस करा जाता है ब्यान स्ट्रोस्ट्रप। बोलिए वापस, ब्यान स्ट्रोस्ट्रप। और ये एक अकेला इंसान आईटी इंडस्ट्री में ऐसा है कि इन्होंने जब C++ डेवलप करी थी तब ये सॉफ्टवेयर डेवलपर थे। आज की तारीख में अमेरिका की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर हैं, और पिछले 7-8 सालों से, आज ही नहीं पिछले 7-8 सालों से, और सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे एक्टिव डेवलपर हैं। मिस्टर रिची तो अब दुनिया में है नहीं, मिस्टर गॉसलिंग ने जावा बनाना ही छोड़ दिया है, वो किसी और कंपनी में चले गए हैं, जावा को अब ओरेकल ने टेक ओवर कर लिया है। लेकिन ये एक अकेला बंदा है जो C++ के डेवलपमेंट में शुरुआत से इन्वॉल्व था, और आज भी C++ का मार्केट में अगर नया वर्जन आता है तो उसमें इस इंसान का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहता है। 2013 में IIT मुंबई आए थे, आपके जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने इनका इंटरव्यू लिया था, यूट्यूब पे वो इंटरव्यू पब्लिश हुआ है, उसे कभी पढ़िएगा।
बहुत अच्छी गाइडलाइंस इन्होंने आपके जैसे स्टूडेंट्स के लिए दी हैं कि अगर आप एक बड़ी आईटी कंपनी को टारगेट करते हैं, अमेजॉन, गूगल, इन कंपनीज की तरफ आपको जाना है, तो वो कौन सी स्किल्स है जो कंपनीज आपके अंदर देखती हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये दोनों चीज़ों को देख चुके हैं, ये आईटी इंडस्ट्री में भी काम कर चुके हैं और ये अकेडमिक्स में भी, ये स्टूडेंट्स के बीच में भी रहते हैं, तो इन्हें पता है एक बंदे का माइंडसेट क्या होता है और वो माइंडसेट कैसे चेंज होना चाहिए अगर आप एक बड़ी कंपनी को करते हैं टारगेट। तो सी डबल प्लस तब भी इन्होंने ही बनाई थी, आज भी जो सी डबल प्लस मार्केट में चल रही है उसमें भी इन्हीं का डेवलपमेंट हैंड है, एंड द नेम ऑफ द पर्सन इज ब्यान स्ट्रोस्ट्रप। वैसे डेनमार्क को बिलोंग करते हैं, फिलहाल यूएसए में हैं, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। मिस्टर स्ट्रोस्ट्रप ने जब सी डबल प्लस का फर्स्ट वर्जन बनाया था वे बैक इन द ईयर 1979, तब ये उसी कंपनी में काम करते थे जिस कंपनी ने सी को डेवलप करा। इनफैक्ट उसी प्लेस पे बैठकर सी डबल प्लस बनी है जहां सी बनी थी। तो इन दोनों सवालों के जवाब याद हैं आपको? सी बनाने का क्रेडिट कौन सी कंपनी को जाता है? AT&T। तो सी डबल प्लस का क्रेडिट जाता है टू द कंपनी कॉल्ड AT&T। इनफैक्ट इवन द बर्थ प्लेस ऑफ बोथ द लैंग्वेजेस इज एग्जैक्टली सेम। दोनों ही लैंग्वेजेस AT&T कंपनी ने बनाई हैं, दोनों ही लैंग्वेजेस बेल लैब्स में बनी हैं, बस फर्क डेवलपर का और बनने के साल का है। सी लैंग्वेज बनाने का क्रेडिट अपन देते हैं मिस्टर डेनिस रिची को, साल था 1972। सी डबल प्लस का क्रेडिट जाता है मिस्टर ब्यान स्ट्रोस्ट्रप को, साल था 1979। अब आता हूं इस बात पे कि ये लैंग्वेज 2 बार लॉन्च कैसे हुई। उससे पहले इस डिस्कशन को सुनिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन है और इस डिस्कशन को सुनकर आप भी इस बात को मान लेंगे कि लोग क्यों कहते हैं दैट मिस्टर स्ट्रोस्ट्रप इज प्रोग्रामर बाय हार्ट। मेरे और आपके शरीर में क्या दौड़ता है? खून। इनके शरीर में फॉर, वाइल, डू वाइल, इफ एल्स ये दौड़ता है। यानी ये बंदा जरा भी प्रोग्रामिंग से हटकर कोई बात अगर होती है जो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स के खिलाफ है तो उस बात को नहीं मानता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सी डबल प्लस के नाम पढ़ने की एक हिस्ट्री है, सुनिएगा। मिस्टर स्ट्रोस्ट्रप ने जब सी डबल प्लस बनाई थी, कब? 1979 में। तब सी डबल प्लस नाम नहीं था इसका। इन्होंने अपनी तरफ से इस लैंग्वेज का नाम रखा था सी विद क्लासेस। क्यों रखा था सी विद क्लासेस नाम? अगले वीक आप सी डबल प्लस के एक बहुत जरूरी चैप्टर पे होंगे जिसका नाम है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि जिंदगी में आज के बाद शायद कोई लैंग्वेज आप ऐसी ना पढ़ें जिसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स आपको ना मिले, हर लैंग्वेज में आपको मिलेगा। और इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस को देखते हुए मिस्टर स्ट्रोस्ट्रप ने लैंग्वेज का नाम रख दिया सी विद क्लासेस। इनसे पूछा गया ये नाम क्यों रखा आपने, तो इनका जवाब था कि मैं नाम ऐसा रखना चाहता हूं कि कोई भी बंदा अगर इस लैंग्वेज के नाम को देखे तो उसे समझ में आए कि ये लैंग्वेज सी लैंग्वेज को एज इट इज यूज करती है, उसमें मैंने कुछ नए फीचर्स ऐड करे हैं और उन्हें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ही लैंग्वेज का नाम रख दिया विच इज कॉल्ड क्लासेस। तो सी डबल प्लस का पहला फर्स्ट नेम 1979 में जो रखा गया वो रखा गया था सी विद क्लासेस। पर शायद आप एक बात ना जानते हो कि जो बंदा लैंग्वेज बनाता है हमेशा उसी की जोर जबरदस्ती नहीं चलती है लैंग्वेज के नाम को लेकर। एक कमिटी होती है, कमिटी के हर मेंबर से वोट मिलता है, तब जाकर लैंग्वेज का नाम फाइनलाइज होता है। अगर ऐसा ना होता तो जावा का नाम कभी जावा नहीं पड़ता, जावा का नाम ओक पड़ता। जिन्होंने जावा डिजाइन करी थी उनको ओक नाम बहुत पसंद था, लेकिन बाद में लोगों ने उसे चेंज करके जावा कर दिया। ऐसे मिस्टर स्ट्रोस्ट्रप ने तो ये नाम रखा, लेकिन जो कमिटी थी, जो कमिटी में लोग थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि ये नाम बोलने में, सुनने में बहुत अजीब लगता है, तो इस नाम को थोड़ा सा रिड्यूस करिए, थोड़ा सा शॉर्ट करिए। अब सुनिए उस इंसिडेंस की बात बताता हूं जो मैं आपसे शेयर कर रहा था। ऐसे ही लोग बैठे हुए थे, नाम पे डिस्कशन चल रहा था। एक बंदे ने उठकर बोला सर नाम इस लैंग्वेज का सी प्लस रख देते हैं। इन्होंने पूछा मिस्टर स्ट्रोस्ट्रप ने क्यों सी प्लस क्यों रख देते हैं नाम? तो उसने बोला आप ही तो बोल रहे हो कि इस लैंग्वेज के नाम में सी आना चाहिए और नाम को देखकर ऐसा लगना चाहिए कि लैंग्वेज सी से एक कदम आगे है। तो जैसे ए से अच्छा ग्रेड ए प्लस होता है, बी से अच्छा ग्रेड बी प्लस होता है, ऐसे सी के आगे की लैंग्वेज सी प्लस होगी। इन्होंने इस नाम को रिजेक्ट कर दिया। क्या सॉलिड रीजन रिजेक्ट करने का दिया है, समझने की कोशिश कीजिएगा अगर प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है आपको तो। इन्होंने उस बंदे से पूछा ये कौन है? उसने बोला जी ये प्लस है। नहीं, प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में ये क्या है? उसने बोला जी प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में ये ऑपरेटर है। कैसा ऑपरेटर है? यूनरी के बाइनरी? उस बंदे ने बोला बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर में कितने ऑपरेंड चाहिए? 2 ऑपरेंड चाहिए। यहां तुमने एक ही नाम लिखा हुआ है इसके साथ सी, तो कोई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों पढ़ेगा जिसके नाम में ही सिंटैक्स एरर है? सी प्लस अगर आप सोच कर देखें तो ये सिंटैक्टिकली वैलिड कहां हुआ? तो उन्होंने नाम को रिजेक्ट कर दिया। मतलब हर चीज को ये प्रोग्रामिंग के तराजू पे तोल कर देखते हैं, वो अगर वैलिड है तो लैंग्वेज में वो चीज आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। फिर ये डिस्कशन हुआ कि अगर ये लैंग्वेज उन लोगों के लिए बनाई जा रही है जिन्हें सी आती है, तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि किसी ने सी पढ़ी हो और उसने प्लस प्लस ऑपरेटर ना पढ़ा हो। आपने भी पढ़ा है, एक आई प्लस प्लस और एक प्लस प्लस आई। बस उससे इंस्पायर होकर
सी डबल प्लस का नाम सी डबल प्लस रखा गया। ये जो आप प्लस प्लस देख रहे हैं ये वही पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है जो सी पढ़ते वक्त आपने सीखा था। और सी डबल प्लस के नाम का सी डबल प्लस होने का रीजन है कि इसमें आपको सी लैंग्वेज के फीचर्स मिलते हैं सारे के सारे एज इट इज, प्लस कुछ आपको नए फीचर्स मिलते हैं। और ये जो नए फीचर्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो अगर आज के बाद किसी ने पूछा इस नाम को जस्टिफाई करो तो आप बकायदा जस्टिफिकेशन देंगे कि सर सी डबल प्लस में सी वाला पार्ट ये बताता है इसमें जो सी में हमने पढ़ा है वो सब एज इट इज काम आएगा। इसलिए मैं आपको दोबारा से इफ एल्स, व्हाइल लूप, फॉर लूप, एरे, स्ट्रिंग नहीं पढ़ाऊंगा। फंक्शन पॉइंटर स्ट्रक्चर इसलिए रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि वो बहुत जरूरी है। बाकी जो आपने वहां पढ़ा है वो सब एज इट इज यहां काम आएगा। यहां आप जो नई चीज पढ़ेंगे वो है प्रोग्रामिंग का एक नया तरीका, प्रोग्रामिंग का एक नया ऑप्शन, प्रोग्रामिंग की एक नई स्टाइल, एंड दैट न्यू अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आप ये भी बोल सकते हैं कि सर हम सी डबल प्लस को सी का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्जन मान सकते हैं, ऑफ कोर्स मान सकते हैं। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसका ओरिजिनल नाम रखा गया था सी विद क्लासेस। अभी जो सी विद क्लासेस नाम रखा गया था ये रखा गया था 1979 में, और सारे डिस्कशन के बाद जब नाम चेंज हुआ, ये डिस्कशन होते होते नाम चेंज होते होते 4 साल का समय बीत गया। 4 साल बाद जब लैंग्वेज दोबारा लॉन्च हुई 83 में तो इसका नाम पड़ा सी प्लस प्लस। तो दोनों ही लॉन्चिंग्स वैलिड हैं। अगर सी विद क्लासेस के नाम से लॉन्चिंग देखें तो वो 79 की है, अगर सी डबल प्लस के नाम के हिसाब से लॉन्चिंग देखें तो वो 1983 की है। ये है सी डबल प्लस का नाम, सी डबल प्लस पढ़ने का रीजन। अब मेरा आपसे सवाल इस डिस्कशन के बेसिस पर, सी डबल प्लस का नाम सी डबल प्लस की जगह प्लस प्लस सी भी तो रखा जा सकता था, क्यों नहीं रखा? सी ने तो हमें 2 ऑपरेटर पढ़ाए और अगर आपको याद हो तो आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, हाँ के ना? और प्लस प्लस आई का मतलब भी होता है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो क्या आप मुझे जस्टिफाई कर सकते हैं कि सी डबल प्लस का नाम सी डबल प्लस रखना क्यों पसंद करा गया? प्लस प्लस सी भी तो रख सकते थे, इसका भी तो मतलब है सी से एक कदम आगे। सोचिए सोचिए, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये नाम इसलिए नहीं प्रेफर करा गया क्योंकि ये नाम लोगों को मिसगाइड करता है। इसको बुलाते हैं प्री इंक्रीमेंट, और अगर आप साल के हिसाब से सोचें तो सी डबल प्लस सी के बाद बनी है, क्योंकि वो बाद में बनी है तो प्लस प्लस का जो ऑप्शन चूज करा गया वो प्री इंक्रीमेंट की जगह चूज करा गया पोस्ट इंक्रीमेंट। ये मैं आपसे ऐसे ही बातें नहीं कर रहा हूं, बाकायदा ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है सी डबल प्लस के नाम का जस्टिफिकेशन दो। आप जानते हो सी डबल प्लस को सी डबल प्लस क्यों बुलाते हैं, तो आपको ये कहानी सुनानी है कि सर सी डबल प्लस को सी डबल प्लस इसलिए बुलाते हैं क्योंकि उसमें हमें सी लैंग्वेज के सारे फीचर्स मिलते हैं प्लस कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। वो जो एक्स्ट्रा मिलता है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और वही एक्चुअल सी प्लस प्लस होती है। उसके पहले की जो सी प्लस प्लस है वो सी प्लस प्लस नहीं है, वो आप सी प्लस प्लस की खाल ओढ़कर सी लैंग्वेज को ही पढ़ रहे होंगे। तो उसके पहले की सी प्लस प्लस और सी ऑलमोस्ट सेम है। जो नया तरीका है कोडिंग का वो ऊप्स ऑनवर्ड्स बदलेगा, इसलिए हम भी इस कोर्स को शुरू करेंगे फ्रॉम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्लस प्लस सी नाम इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि क्रोनोलॉजिकली ईयर वाइज सी डबल प्लस सी के बाद लॉन्च हुई थी, तो पोस्ट इंक्रीमेंट नाम ज्यादा वैलिड था एज कंपेयर टू प्री इंक्रीमेंट। अब इससे भी जरूरी दूसरी बात सुनिएगा प्लीज, बहुत बहुत ध्यान से। आज 2019 में मार्केट में सी डबल प्लस 2 फॉर्म्स में अवेलेबल है, प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव। एक वो सी डबल प्लस है जिसे आज की तारीख में हम लोग बुलाते हैं क्लासिक सी डबल प्लस। कौन सी सी डबल प्लस? क्लासिक सी डबल प्लस, पुरानी सी डबल प्लस। और एक वो सी डबल प्लस है जिसका नाम रखा गया है मॉडर्न सी डबल प्लस। क्लासिक सी डबल प्लस वो सी प्लस प्लस है जो तब से चली आ रही है जब से सी डबल प्लस मार्केट में लॉन्च हुई थी, जिसको आज की डेट में सिर्फ एक कंपाइलर सपोर्ट करता है और उस एक कंपाइलर का नाम है टर्बो सी प्लस प्लस। बाकी जितने मार्केट में नए कंपाइलर्स हैं, जैसे कि कोई भी 3 कंपाइलर के नाम बताइए, जैसे कि जीसी कोड ब्लॉक्स कंपाइलर नहीं है, कोड ब्लॉक्स इज एन आईडीई, कोड ब्लॉक्स कंपाइलर नहीं होता, कोड ब्लॉक्स इज एन आईडीई। सी डबल प्लस के पॉपुलर कंपाइलर्स में एक आता है जीसीसी, एक आता है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस, वो एक कंपाइलर होता है। एक और कंपाइलर मार्केट में आता है उसका नाम होता है सी लैंग सी प्लस प्लस। क्या नाम है? सी लैंग सी प्लस प्लस। ये 3 मार्केट में नए पॉपुलर कंपाइलर हैं, और मेरे ख्याल से आप में से 99% लोगों को जीसीसी कंपाइलर का नाम पता होगा, तो मैं जीसीसी की बात करता हूं। जीसीसी कंपाइलर जो सी डबल प्लस का वर्जन सपोर्ट करता है
वो वर्जन है मॉडर्न सी डबल प्लस का वर्जन। मॉडर्न सी डबल प्लस में इतने सारे नए फीचर्स हैं कि आप इसे बिल्कुल एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे सीख सकते हैं। तो मैंने जो कोर्स आपका शेड्यूल करा है ये ऐसे करा है कि हम शुरू करेंगे विद क्लासिक सी डबल प्लस। गौर करिएगा, जो क्लासिक सी डबल प्लस के प्रोग्राम्स है वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अनफॉर्चुनेटली टर्बो पे ही काम करेंगे। तो अगर आपको लग रहा है सर मैं तो शुरू से कोड ब्लॉक्स पे काम कर रहा हूं, तो 10 दिन के लिए आपको अपने सिस्टम पे टर्बो भी डालना पड़ेगा, वरना बेसिक्स ऑफ सी डबल प्लस के प्रोग्राम्स आप नहीं बना पाएंगे। और जब हम ये बेसिक्स पढ़ लेंगे फिर मैं गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा दूंगा, फिर हम क्लासिक सी डबल प्लस को गुड बाय कर देंगे और हमारा कोर्स माइग्रेट हो जाएगा टुवर्ड्स मॉडर्न वर्जन ऑफ सी प्लस प्लस। एक छोटा सा चेंज आपको अभी बता दूं ताकि आप किसी बुक को रेफर करें या कंपाइलर को देखें तो समझ में आ जाए। जो क्लासिक सी डबल प्लस है उसमें हेडर फाइल्स के नाम में .h आता है, मॉडर्न सी डबल प्लस में से हेडर फाइल के नाम में से .h हट गया है। तो आपको इंटरनेट पे बहुत सारी जगहों पर लिखा हुआ दिखेगा हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। अगर ये लिखा हुआ है तो मान लीजिएगा कंपाइलर फॉलो कर रहा है मॉडर्न सी डबल प्लस, और अगर लिखा हुआ है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम .h तो मान लीजिएगा कंपाइलर फॉलो कर रहा है क्लासिक सी डबल प्लस। और दोनों को फॉलो करने वाले कंपाइलर्स मार्केट में नहीं है, या तो वो क्लासिक को सपोर्ट करेगा तो वो टर्बो का कंपाइलर होगा, और या वो मॉडर्न को सपोर्ट करेगा तो वो कंपाइलर होगा जीसीसी का। इसलिए इस डिफरेंस को बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा। ऐसे ही मॉडर्न सी डबल प्लस ने एक और नया टॉपिक दिया है, कभी ना कभी आपकी नजर इस टॉपिक पे पड़ेगी पड़ेगी, क्लास में आने से पहले ही पड़ जाएगी, क्योंकि ये टॉपिक क्लास में कुछ दिन बाद आएगा। लेकिन हो सकता है आप इंटरनेट पे कोई ट्यूटोरियल देख रहे हो, कोई बुक आप रेफर कर रहे हो, वहां वर्ड आपको लिखा हुआ दिखेगा नेम स्पेसेस। हम लोग ये सारी बातें करेंगे, लेकिन बेसिक ऑफ सी डबल प्लस कवर करने के बाद जो मैं आपको कवर कराऊंगा इन टर्बो। यानी इस कोर्स को समझने के लिए आपको आपके सिस्टम पे दो कंपाइलर्स या आईडीज की जरूरत पड़ेगी। एक वो जो आपको सिखाएगा क्लासिक, वो आपके पास होगा ही होगा क्योंकि हमने सीसी पे कवर की है, और एक वो जिसमें आप सीखेंगे सी डबल प्लस का मॉडर्न वर्जन विच इज कॉल्ड मॉडर्न सी प्लस प्लस। मॉडर्न सी डबल प्लस के मार्केट में 3 तरह के कंपाइलर्स अवेलेबल हैं। अब आपको यह भी डाउट होना चाहिए सर ये 3 कंपाइलर्स क्यों अवेलेबल है? क्योंकि सी डबल प्लस की जो कमिटी है जिसका नाम है सी डबल प्लस स्टैंडर्डाइजेशन कमिटी, वो बहुत सारे फीचर्स लॉन्च करती रहती है, लेकिन कंपाइलर बनाने वाली कंपनीज कुछ फीचर्स को सपोर्ट करती हैं, कुछ फीचर्स को सपोर्ट नहीं करती हैं। तो सी डबल प्लस के जो 3 मॉडर्न वर्जन्स हैं, एक था 2011 में, वो कहलाता है सी डबल प्लस 11, और फिर हर 3-3 साल में लॉन्च हुए हैं। तो गेस करिए अगले वर्जन्स कितने आए होंगे? 2 और आ गए होंगे, 11 + 3 14, 14 + 3 17, 17 + 3 अगला वर्जन शेड्यूल्ड है 2020 में। तो इस वक्त सी डबल प्लस के मार्केट में 3 नए वर्जन चल रहे हैं। गौर करिएगा इन तीनों ही वर्जन्स को नाम मिला हुआ है मॉडर्न सी डबल प्लस। आज की तारीख में जितने भी कंपाइलर्स हैं वो 100% सपोर्ट सी डबल प्लस 14 को दे रहे हैं। सी डबल प्लस 17 1 दिसंबर 2017 को लॉन्च हुई है, ज्यादा समय नहीं बीता है, तो अभी हर कंपाइलर ने सी डबल प्लस 17 को पूरा सपोर्ट करना शुरू नहीं करा है। तो जब हम मॉडर्न सी डबल प्लस की तरफ आएंगे तो हम जो वर्जन यूज करेंगे दैट विल बी सी डबल प्लस 14। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो चीजें आप पढ़ेंगे, हर चीज जो इंटरनेट पे लिखी है वो हर कंपाइलर पे चले इसका होना जरूरी नहीं है, क्योंकि मॉडर्न सी डबल प्लस में इतने फीचर्स हैं कि हर कंपाइलर ने सारे फीचर्स को अभी सपोर्ट करना शुरू नहीं करा है। जीसीसी दुनिया का टॉप कंपाइलर है, लेकिन वो भी अभी सी डबल प्लस 17 के सारे फीचर्स को सपोर्ट नहीं कर रहा है। और जब कंपाइलर सारे फीचर्स सपोर्ट नहीं करता है तो इसको कंप्यूटर साइंस की इंग्लिश में बुलाया जाता है एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट। तो जीसीसी क्या दे रहा है? एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट दे रहा है टू सी डबल प्लस 17। इसलिए हम लोग जो इस कोर्स में सी डबल प्लस का मॉडर्न वर्जन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सी डबल प्लस 14, ताकि आप दुनिया का कोई भी आईडी यूज करें, आप डेव सी प्लस प्लस यूज कर लें, एप्पल की मशीन आपके पास है तो एक्स कोड यूज कर लें, कोई भी आईडी यूज कर लें। मैं क्लासरूम में कोड ब्लॉक्स यूज करूंगा, कोड लाइट भी एक आईडी होता है, किसी भी आईडी को यूज कर लें, उसमें कम से कम सी डबल प्लस 14 के सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। और जब आप इंटरव्यू फेस करेंगे तो कंपनीज भी मैक्सिमम क्वेश्चंस जो पूछती हैं वो सी डबल प्लस 14 पे पूछती हैं अगर मॉडर्न को पूछ रही हैं, और क्लासिक को तो बहुत कम कंपनीज रेफर करती हैं, क्योंकि कंपाइलर ही आपको पता होगा मार्केट से अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। इनफैक्ट विंडोज के तो बहुत सारे वर्जन पे इसको इंस्टॉल होने में भी बहुत दिक्कत जाती है। इसलिए हम लोग जो यूज करेंगे वो मॉडर्न सी डबल प्लस यूज करेंगे, लेकिन बेसिक्स पढ़ने के बाद, और कंपाइलर हमारा वर्जन जो सपोर्ट करेगा वो होगा सी डबल प्लस 14। मैं जो क्लासरूम में आईडी यूज करूंगा मॉडर्न सी डबल प्लस के लिए, वो आईडी होगी कोड ब्लॉक्स, क्रॉस प्लेटफॉर्म आईडी है, आप इसे मैक पे भी डाल सकते हैं, लिनक्स पे भी डाल सकते हैं, विंडोज पे भी डाल सकते हैं, राइट। और तब तक के लिए, जब तक हम इस पे नहीं आते हैं, जो क्लासरूम में प्रैक्टिकल्स होंगे उन्हें चलाने के लिए
एटलीस्ट आपके सिस्टम पे होनी चाहिए टर्बो। आया समझ में? कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? फिर से एक बार क्विक रिवीजन ले लें। सी डबल प्लस के मार्केट में कितने वर्जन्स हैं? ब्रॉडली दो हैं, एक पुरानी एक नई। पुरानी वो है जो तब से चली आ रही है जब से सी डबल प्लस मार्केट में लॉन्च हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली उस पुराने वाले वर्जन को सपोर्ट करने वाला मार्केट में सिर्फ एक कंपाइलर है, एंड दैट इज टर्बो कंपाइलर। बाकी दुनिया का कोई कंपाइलर क्लासिक सी डबल प्लस को सपोर्ट नहीं करता। जो मॉडर्न सी डबल प्लस मार्केट में, सारे नए कंपाइलर उसको सपोर्ट करते हैं। बस मतभेद इतनी सी बात में कि मॉडर्न के भी 3 वर्जन है, और अधिकतर कंपाइलर 100% सपोर्ट जिस वर्जन को देते हैं दैट इज सी डबल प्लस 14। हो सकता है आने वाले इस साल के एंड तक, 2019 के एंड तक, कंपाइलर सी डबल प्लस 17 को फुल्ली सपोर्ट करना स्टार्ट कर दें। तो हम लोग जो इस कोर्स को शुरू करेंगे वो इनिशियल लेक्चर बेसिक्स ऑफ ऊप्स मैं आपको सिखाऊंगा क्लासिक में, और उसके बाद जब हम लोग बेसिक्स क्रॉस कर जाएंगे तब हम आ जाएंगे मॉडर्न सी डबल प्लस पे, और मॉडर्न सी डबल प्लस में हम जो वर्जन पढ़ेंगे वो सी डबल प्लस 14 होगा। जो आईडी यूज करेंगे दैट आईडी विल बी कॉल्ड एज कोड ब्लॉक्स, ठीक है? और अगर आपको डिफरेंस समझना है तो वैसे एक छोटी सी बात याद रखना, जहां हेडर फाइल में डॉट एच दिखे समझ जाइएगा वो क्लासिक सी डबल प्लस है, जहां ना दिखे समझ जाइएगा वो मॉडर्न सी डबल प्लस आईडी यूज हो रही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दोनों लैंग्वेजेस के इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस पे। ठीक, आपके जैसा स्टूडेंट अगर सी से सी डबल प्लस की तरफ माइग्रेट करता है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट नोटिसेबल फीचर्स हैं जो पहली नजर में आपके सामने आएंगे। ठीक है, अब आपने सी पढ़ ली है तो मैं आपसे सी के क्वेश्चंस पूछूंगा, आप मुझे फटाफट उनके जवाब दीजिए। आपके सी के बेसिक्स रिवाइज भी हो जाएंगे, और मैं ये टेबल जब लिख दूंगा तब आपको उतारना है, मेरे साथ साथ नहीं लिखना। चलिए सबसे पहले मुझे बताइए, सी लैंग्वेज में आप लोग एक हेडर फाइल यूज करते हैं जिसका नाम है stdio.h। अब तो सी पढ़ लिया आपने पूरी। अब मुझे बताइए शॉर्ट एंड स्वीट आंसर, stdio.h क्यों लगाई जाती है? इतना भी शॉर्ट नहीं बोलना है, अरे पूरा प्रॉपर पर्पस समझाइए। हर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान प्रोग्राम 2 कोर एक्टिविटीज करता है, एक है यूजर को कुछ दिखाना, एक है यूजर से कुछ लेना। लेने को बोलते हैं इनपुट, दिखाने को बोलते हैं आउटपुट। इनपुट आउटपुट करने के लिए सी में दो फंक्शंस लगते हैं, एक का नाम होता है printf विच इज यूज फॉर आउटपुट, एक का नाम होता है scanf विच इज यूज फॉर इनपुट। इन दोनों फंक्शंस को सपोर्ट करने के लिए जो हेडर फाइल सी ने आपको दी है दैट इज कॉल्ड एज stdio.h। तो आप क्या जवाब देंगे इसके बारे में मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, पहले समझना। सी डबल प्लस का जवाब लिखूंगा वो भी समझना, फिर आराम से आप नोट डाउन करिएगा। सी के बारे में आप बोलेंगे stdio को लेकर, इट इज वन ऑफ द मोस्ट important header files used by almost every C program। अब आपके लिए एक छोटा सा गैप छोड़ रहा हूं, वो फिल करिएगा। as it contains, फंक्शंस पढ़े तो इस गैप को भरिएगा, ऑफ 2 वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस कॉल्ड printf and scanf used for output, sorry not output, it should be printf। कहां लिखता है टेक्स्ट? कंसोल पे। So proper word will be for console output and console input respectively। उतारिए मत अभी 2 मिनट रुक जाइए, मैं डिक्टेट कर दूंगा तो आराम से उतार लीजिएगा, राइटिंग शायद समझ में ना आ रही हो। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडर फाइल यूज्ड बाय ऑलमोस्ट एवरी सी प्रोग्राम एज इट कंटेन्स डैश। अब याद करके बताइए हेडर फाइल्स में फंक्शंस का क्या होता है? फंक्शंस के कितने पार्ट होते हैं? क्या क्या? 3 पार्ट, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल, फंक्शन डेफिनेशन। आपको याद होना चाहिए हेडर फाइल्स कंटेन फंक्शन डिक्लेरेशन, और फंक्शन डिक्लेरेशन का कोई दूसरा नाम भी है? यस, तो यहां बेटर है कि हम लोग लिखें एज इट कंटेन्स प्रोटोटाइप्स ऑफ 2 वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस कॉल्ड printf and scanf used for console output and console input respectively। ठीक है, अब सुनिए अगली जरूरी बात। अब अगली जरूरी बात आती है सी डबल प्लस में क्या होता है। तो पहली गलतफहमी दिमाग से निकालकर फेंक दीजिएगा,
90% बच्चे ये सीखते हैं सी डबल प्लस में stdio.h होती नहीं है. दिस इज रबिश. सी डबल प्लस में stdio.h है और इसका जीता जागता सबूत ये है, आपने पिछले सेमेस्टर में सी के जितने प्रोग्राम्स बनाए थे, याद कीजिए जो आईडी थी दैट वाज टर्बो सी प्लस प्लस, और टर्बो सी प्लस प्लस में आपने बकायदा यूज करी थी stdio.h. तो ये तो कभी मत बोलिएगा कि यहाँ stdio है नहीं, बकायदा है. बट stdio से बेहतर हमें आउटपुट इनपुट करने का ऑप्शन देने वाली दूसरी हेडर फाइल है, हम उसे ज्यादा प्रेफर करते हैं और उसका नाम है iostream.h. iostream.h क्या iostream, दोनों नाम वैलिड हैं, बस डिपेंड करता है कंपाइलर पुराना वाला है कि नया वाला है. नया होगा तो सिर्फ iostream, पुराना होगा तो iostream.h. और stdio दोनों ही कंपाइलर्स में अवेलेबल है. बस फर्क इतना है, जब वो सी डबल प्लस के अंदर यूज होगी तो .h उसमें से हो जाएगा ड्रॉप और वो रह जाएगी सिर्फ बिना .h के. जो पुराने वाले कंपाइलर में है उसमें वो अभी भी है बाय द नेम ऑफ stdio.h. ठीक है, तो अब यहां पर मैं लिखूंगा, हमें यहां जो हेडर फाइल मिलती है उस हेडर फाइल का नाम होता है iostream.h. हो सकता है दिमाग में क्वेरी आ रही हो, सर व्हाट इज दिस स्ट्रीम. स्ट्रीम का मतलब होता है फ्लो, बहाव. अब डेटा का फ्लो अगर आपके प्रोग्राम की तरफ है तो हम सी डबल प्लस में बोलते हैं इनपुट स्ट्रीम, और अगर डेटा का फ्लो आपके प्रोग्राम से बाहर की तरफ है तो उसे हम बोलते हैं आउटपुट स्ट्रीम. यानी सी डबल प्लस की नजर से देखें तो printf आउटपुट स्ट्रीम का फंक्शन है और scanf इनपुट स्ट्रीम का फंक्शन है. याद रखिएगा, स्ट्रीम वर्ड भी इंटरव्यू में कई बार पूछा गया है. व्हाट इज दिस स्ट्रीम इन प्रोग्रामिंग? आप बोलोगे इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड द वर्ड स्ट्रीम मींस फ्लो ऑफ डेटा. अगर वो डेटा का फ्लो मेरी तरफ है, मेरी तरफ मतलब प्रोग्राम की तरफ, वी कॉल इट इनपुट स्ट्रीम. प्रोग्राम से बाहर की तरफ है तो वी कॉल इट आउटपुट स्ट्रीम. दैट इज व्हाई द फुल फॉर्म ऑफ द हेडर फाइल इज इनपुट आउटपुट स्ट्रीम.h. अब सुनिए इसके बारे में क्या लिखना है. इसके बारे में आपको लिखना है iostream.h वो हेडर फाइल है जो हमें printf और scanf के ऑल्टरनेट्स देती है. क्या है वो ऑल्टरनेट? मेरे ख्याल से 95% स्टूडेंट्स को पता होगा. बस एक बात जो शायद नहीं पता है वो मैं बताना जरूर चाहूंगा. जो आप सबको पता होगा वो ये, printf का रोल सी डबल प्लस में प्ले करता है सी आउट, काउट नहीं बुलाना है ना, सी आउट याद. और scanf का रोल प्ले करने वाला है सी इन. जो नहीं पता है स्टूडेंट्स को वो ये सोचते हैं कि अगर सी आउट printf की जगह ले रहा है तो डेफिनेटली सी आउट भी एक फंक्शन होगा. एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. सी आउट और सी इन फंक्शंस नहीं है, दे आर कॉल्ड एज प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. बोलिए वापस, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. और अभी कंफ्यूज मत होइएगा, सर व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट एंड हाउ इट इज डिफरेंट देन अ फंक्शन. वो आप मंडे तक समझ जाएंगे जब हम ऊप्स पे एंटर करेंगे. जब तक ऊप शुरू नहीं होगी तब तक समझ में नहीं आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड अ फंक्शन. बट क्योंकि आप नोट्स बना रहे हैं, वोकैबुलरी सीख रहे हैं, तो कम से कम पहले दिन वोकैबुलरी सही सीख के जाइए. नेवर एवर से दैट सी आउट इज अ फंक्शन, ऑलवेज से सी आउट इज अ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट. दूसरी बात जो बहुत कम लोगों को पता है, इंटरव्यूअर पूछता है ऐसे कितने ऑब्जेक्ट सी डबल प्लस अपन को देती है. सी डबल प्लस ऐसे अपन को देती है 4 ऑब्जेक्ट. अधिकतर लोगों को सिर्फ 2 के नाम पता है, एक सी आउट और एक सी इन. होते एक्चुअल में 4 हैं. चारों के नाम मैं लिख देता हूं, एक सी आउट, एक सी इन, एक सी ई आर आर और एक सी एल ओ जी. क्या है ये चारों के चारों? ये चारों के चारों सी डबल प्लस में कहलाते हैं, बिल्कुल सही, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो अब मैं यहां iostream के बारे में थ्योरी लिख रहा हूं, उसमें आ जाएगा ये, है ना, इसको उतारिएगा मत आप. और सी डबल प्लस भी याद रखिएगा सी की तरह केस सेंसिटिव है. तो क्या मतलब है इस बात का, केस सेंसिटिव है? फटाफट बोलिए. अपर और लोअर का डिफरेंस मैटर करेगा. जो चीजें लोअर हैं वो लोअर ही लिखनी पड़ेंगी, अदरवाइज कंपाइलर कोड कंपाइल करने से मना कर देगा. तो अब सी डबल प्लस के वर्ड्स में iostream का डिस्क्रिप्शन, इट इज वन ऑफ द most important header file used by almost every C++ program as it contains, prototype लिख सकते हैं? नहीं. The word prototype is only and only used for functions, और मैंने कहा ये चारों functions नहीं हैं, तो मैं word normal लिखूंगा declarations. As it contains declarations of 4 predefined objects
कॉल्ड, ऑब्जेक्ट्स के नाम लिख रहा हूं हाईलाइट करके, जरा ध्यान से उतारिएगा। सी आउट पहला, सी इन, CERR एंड CLOG। कोई गैप नहीं है, नाम कंटिन्यूस है। अब इन चारों में जो ज्यादा कॉमन और पॉपुलर हैं वो ये दो हैं, सी आउट एंड सी इन। इनके बारे में पहले बताऊंगा आपको, इनके बारे में हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स करते क्या हैं। अमंग्स देम द टू वेरी कॉमन आर सी आउट and C in, used for console output and console input respectively। ठीक है, और यहां दोनों नाम लिख रहा हूं मैं, iostream.hb है और सिर्फ iostream भी है। उतारिए अब ध्यान से, ये पहला मेजर डिफरेंस दोनों लैंग्वेजेस के बीच में। तो C++ में stdio यूज हो सकती है, हाँ, लेकिन C में अरे C में stdio तो यूज होती है, उसमें क्या नहीं हो सकती है, लेकिन C में iostream यूज नहीं हो सकती है। हाँ जी, हो गया, चले आगे, चेंज कर दूं। डन, चले आगे। चलिए अब बात करते हैं इस पॉइंट पे कि अपन क्यों कह रहे हैं सी आउट और सी इन प्रिंटर स्कैनर के नहीं लिखा अभी, उतारिए उतारिए। डन, अब तो बढ़े आगे, जल्दी पेन चलाइए और आप मेरे साथ साथ ही लिख लेना आप तो।
चले आगे। चलिए, अब मैं कह रहा था इस पॉइंट पे आते हैं अपन कि लोग ये क्यों कहते हैं कि सी आउट सी इन प्रिंटफ स्कैनफ के कंपैरिजन में ज़्यादा आसान है एज फार एज द सिंटेक्स इज कंसर्न। तो समझें, ये बताइए सी लैंग्वेज में अगर मुझे स्क्रीन के ऊपर हेलो डिस्प्ले करना है अपने प्रोग्राम के थ्रू, तो मैं क्या लिखूंगा? जल्दी फटाफट, पूरा स्टेटमेंट बोलना, पूरा प्रोग्राम नहीं, स्टेटमेंट पूरा बोलना। आप लिखेंगे प्रिंटफ, वेरी गुड, फिर प्रिंटफ के बाद पैरेंथेसिस। जरूरी है पैरेंथेसिस? हाँ, क्योंकि प्रिंटफ एक फंक्शन है, हर फंक्शन कॉल पे पैरेंथेसिस लगता है। उसके बाद डबल कोट्स में आपका टेक्स्ट विच इज हेलो, डबल कोट्स बंद, पैरेंथेसिस बंद, और क्योंकि आप कॉल कर रहे हैं तो लास्ट में याद से लगाएंगे आप एक सेमीकोलन। आप सी डबल प्लस की तरफ ध्यान दीजिए, पहले समझ लीजिए ताकि डिफरेंस आपको दोनों के बीच में क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सबसे पहली चीज, सी आउट के साथ पैरेंथेसिस नहीं लगता, लगना चाहिए भी नहीं क्योंकि वो फंक्शन है ही नहीं। सी आउट के साथ अपन इस सिंबल को लगाते हैं। अब अगर कोई पूछेगा ये क्या है, तो लेस देन मत पढ़ के आ जाइएगा इसको। इसका एक ऑफिशियल नाम है, वो नाम आपको आज डे 1 से अपनी जुबान पे सेट कर लेना है, और वही नाम हमेशा बोलना है जब कोई पूछेगा इनका नाम क्या है। ये जो आप देख रहे हैं जिन्हें दो लेस देन के सिंबल से डिनोट करा गया है, इसे हम सी डबल प्लस की इंग्लिश में दो नाम देते हैं। पहला नाम थोड़ा बड़ा है, दूसरा नाम थोड़ा छोटा है। इसे हम बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। या तो आप ये इतना बड़ा नाम याद कर लें, और या आप इसका शॉर्ट फॉर्म याद रख लें विच इज कॉल्ड इंसर्टर्स। तो कभी भी कोई पूछता है सी आउट के साथ ये क्या है, तो आप बोलोगे इंसर्टर्स लगे या इंसर्शन ऑपरेटर लगे। और मैं आपको नाम रटवाऊंगा नहीं, इसका लॉजिकल जस्टिफिकेशन देता हूं मैं कि ये नाम पड़ा क्यों। ठीक है, अब लिखते कैसे पहले वो सीखिए। अगर आपको सी डबल प्लस से हेलो लिखवाना है स्क्रीन पे, तो आप लिखेंगे सी आउट, सी आउट के बाद इंसर्शन ऑपरेटर, डबल कोट्स ऑन, डबल कोट्स के बाद आपका टेक्स्ट विच इन दिस केस इज हेलो, और स्टेटमेंट टर्मिनेट करने के लिए एज यूजुअल सेमीकोलन। ये आपका स्टेटमेंट होगा जब भी आप आपके प्रोग्राम के अंदर लिखेंगे सी आउट। अब मुझे बताइए ये लाइन जब चलेगी तो स्क्रीन पे अपन को क्या दिखेगा? हेलो, क्योंकि इस ऑपरेटर ने, इस सिंबल ने हेलो को स्क्रीन के ऊपर इंसर्ट कर दिया, छाप दिया, डिस्प्ले कर दिया। दैट इज व्हाई द नेम इंसर्शन ऑपरेटर और इंसर्टर। इसलिए सी आउट एक फंक्शन ना होकर ऑब्जेक्ट है, उसके साथ जो सिंबल्स लगते हैं दे आर बेटर कॉल्ड एज इंसर्शन ऑपरेटर, क्योंकि उनको जो भी दे दो वो स्क्रीन के ऊपर एज इट इज कर देते हैं इंसर्ट। ठीक है, मेरी बात अभी खत्म नहीं है, रुक जाइए अभी 2 मिनट। अब आप मेरे से अगला सवाल पूछ सकते हैं कि सर इसमें सिंटेक्स में कहां से कोड सिंपल हो गया, खाली पैरेंथेसिस हटकर इंसर्शन आ गए, बाकी तो बिल्कुल सेम दिख रहा है। तो अब सुनिए सी डबल प्लस सिंटैक्टिकली क्या बेनिफिट अपन को देती है, सुनना प्लीज ध्यान से। सी में मुझे बताइए, अगर मुझे किसी वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है तो हम प्रिंटफ कैसे लिखते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं आपसे मेरे पास एक वेरिएबल है ए जिसकी वैल्यू 10 है, ओके, मुझे इस ए की वैल्यू को स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है, तो हम पूरा प्रिंटफ बताइए क्या लिखते हैं? हम लोग प्रिंटफ में लिखते हैं प्रिंटफ, फिर डबल कोट्स ऑन करते हैं, डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं परसेंटेज डी, फिर डबल कोट्स बंद करते हैं, कॉमा करके लिख देते हैं ए। करेक्ट? ये परसेंटेज डी क्या है? ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और हर डेटा टाइप के लिए अलग अलग है ना। मिस्टर स्ट्रोस्ट्रप जिन्होंने सी डबल प्लस को डिजाइन करा, उनको ये तरीका, ये अप्रोच बिल्कुल पसंद नहीं आई सी लैंग्वेज की। ये बंदा बहुत नफरत करता है फॉर्मेट स्पेसिफायर से, इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर बिल्कुल पसंद नहीं है, और रीजन भी इनका बहुत वैलिड है। इनका ये मानना है कि जब प्रोग्रामर ने कंपाइलर को बता दिया है कि ए की डेटा टाइप इंटीजर है, तो क्यों बेचारे प्रोग्रामर को दोबारा परसेंटेज डी याद रखना पड़ता है? लोगों ने पूछा क्यों, इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो भी इनका बहुत वैलिड जवाब था। इन्होंने कहा इंट, कैर और फ्लोट, ये 3 डेटा टाइप इतनी कॉमन है, इतना यूज प्रोग्रामर इन डेटा टाइप्स का करते हैं कि इनके फॉर्मेट स्पेसिफायर हर प्रोग्रामर के दिमाग में छप जाते हैं। रात के 12 बजे भी नींद में उठा के पूछो आप कैरेक्टर का स्पेसिफायर क्या है, तो नींद में भी सही जवाब देगा परसेंटेज सी है, राइट। लेकिन इनके अलावा कोई भी डेटा टाइप आप यूज कीजिए, 99% चांसेस हैं बंदा फॉर्मेट स्पेसिफायर गलत ही बोलेगा। जैसे मुझे बताइए, अगर मैं यहां पर डेटा टाइप इंट की जगह पर यूज कर लेता हूं लॉन्ग डबल, तो बताइए मुझे यहां क्या लिखना पड़ेगा? परसेंटेज LU के परसेंटेज LD? ना LU ना LD, LF लगेगा। कौन सा LF लगेगा, छोटा के बड़ा? ना छोटा ना बड़ा, L बड़ा लगेगा, F छोटा लगेगा।
ठीक, ये लाइव डेमो था इस बात को साबित करने का कि सी के प्रोग्रामर को फॉर्मेट स्पेसिफायर डी, सी और एफ के अलावा कोई चौथा याद ही नहीं रहता। और गलती आपकी नहीं है, हर एक के साथ होता है। मुझे याद है क्योंकि मैं पढ़ाता रहता हूं। आप यूज कम करते हैं तो आपको याद नहीं है। और उससे बड़ी प्रॉब्लम, ये कोड कंपाइल होगा 100% होगा, बस रन टाइम पे एब्सर्ड बिहेवियर देगा। यानी या तो कंपाइलर इतना जागरूक हो सी का कि वो मुझे मेरी गलती कंपाइल टाइम पे बता दे, बोल दे बॉस लॉन्ग डबल के लिए परसेंटेज डी नहीं लगता है, तो मैं गलती सुधार लूं। फॉर्मेट स्पेसिफायर याद रखना एक टेंशन, और गलत हो जाए फॉर्मेट स्पेसिफायर तो कंपाइल टाइम एरर आती नहीं है, बैठकर रन टाइम पे ऊटपटांग रिजल्ट्स आते हैं, उन्हें बैठकर डीबग करो, वो दूसरी टेंशन। तो सी डबल प्लस ने जो सबसे अच्छा काम करा, हमें मुक्ति दिलवा दी, छुटकारा दिलवा दिया किसी भी तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर से। यानी जब आप सी डबल प्लस का कोड लिखते हैं और अगर आपसे मैं कहूं मेरे पास इंटीजर ए है, ध्यान दीजिए, जिसकी वैल्यू 10 है, इसे आपको स्क्रीन पे प्रिंट करना है, कैसे करोगे? तो आप मुझे जवाब देंगे सर सी आउट लिखेंगे, क्या लगाएंगे? इंसर्शन ऑपरेटर लगाएंगे और लिख देंगे वेरिएबल का नाम दैट इज ए। यहां इस बात पे गौर कीजिएगा, ए डबल कोट्स में नहीं है। अगर ए डबल कोट्स में आ गया तो फिर स्क्रीन पे ए दिखेगा, ना कि दिखेगी ए की वैल्यू। और अगर आप में ये बोले या आपसे कोई बोले अच्छा हम इंट ए की जगह फ्लोट ए कर देते हैं और इसको कर देते हैं फ्लोट ए इक्वल टू 10.5 और फिर इसको प्रिंट करना है, तो भी आपको कोई चेंज नहीं करना, आपको सिर्फ अभी भी यही कहना है सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर ए। जबकि याद करिए यहां इंट ए की जगह फ्लोट ए हो जाए तो परसेंटेज डी की जगह लगाना पड़ेगा अपन को परसेंटेज एफ। यानी सी डबल प्लस ने एक रिलैक्सेशन दिया प्रोग्रामर को, सिंटेक्स आसान कर दिया सी आउट का, और किसी भी तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर को सी डबल प्लस ने टोटली कर दिया है ड्रॉप। तो सी लैंग्वेज में अगर यही कोड लिखा जाता तो कुछ ऐसे लिखते आप, इंट ए लिखते, उसमें 10 डालते और परसेंटेज डी से प्रिंट करते। और अगर आपके पास फ्लोट टाइप का वेरिएबल होता जिसमें आप 1.5 डाल रहे हैं और उसे प्रिंट करते तो परसेंटेज एफ से करते। सी डबल प्लस में किसी भी डेटा टाइप का नाम आप ले लें, द सिंटेक्स ऑफ डिस्प्लेइंग द वेरिएबल एग्जैक्टली रिमेन्स सेम। ठीक, उतार लीजिए, आगे बढ़ूं फिर। कंप्लीट करूं चेंज? अगले पॉइंट पे आइए, हटाऊं? हो गया? नेक्स्ट, सी में मुझे बताएं पॉइंट नंबर 4। अगर मेरे पास एक इंटीजर, एक कैरेक्टर और एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है और मुझे इन तीनों को स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है, तो सी में आप क्या लिखते हैं? अगेन पूरा स्टेटमेंट बोलिए। सी में आप लिखते हैं प्रिंट एफ, हाँ बोलते चलिए, प्रिंट एफ आगे परसेंटेज डी, परसेंटेज सी, परसेंटेज एफ। अब रुक जाइए 2 मिनट। अब जब कॉमा के बाद आप वेरिएबल्स के नाम लिखेंगे तो वो इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के ऑर्डर से मैच होने चाहिए, है ना? अगर आपने पहला परसेंटेज डी लगाया है तो यहाँ वेरिएबल भी वो आना चाहिए जिसकी डेटा टाइप इंट हो, और ऑर्डर पलट दे तो कंपाइल होता है, लेकिन रन टाइम पे एब्सर्ड बिहेवियर देगा। करेक्ट? इसलिए मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, अगर परसेंटेज डी है तो ए
कॉमा परसेंटेज सी है तो CH, कॉमा परसेंटेज F है तो X। C डबल प्लस ने इसको भी सिंप्लीफाई कर दिया है, वो आप खुद समझ ही रहे होंगे। जब फॉर्मेट स्पेसिफायर ही नहीं है तो वेरिएबल्स कैसे भी लिख दो, आउटपुट सही आना ही है, क्योंकि सी आउट आपसे कोई स्पेसिफायर नहीं मांगता, वो आपसे सिर्फ वेरिएबल का नाम मांगता है। हाँ, बस एक जरूरी बात है, वो जरा ध्यान दीजिए, अगर पहली बार सी डबल प्लस सीख रहे हैं, पहली बार सी आउट सीख रहे हैं, तो थोड़ा आदत बनाने में समय लगेगा। ध्यान से देखिए कौन सी आदत। यहां भी आप तीन वेरिएबल्स बना लेंगे, इंटीजर a इक्वल टू 10, कैरेक्टर ch इज इक्वल्स टू x एंड फ्लोट x इक्वल टू 1.5। जब यहां पर आप डिस्प्ले करेंगे बाय राइटिंग सी आउट, तो आप लिखेंगे सी आउट a, इंसर्शन ऑपरेटर ch, इंसर्शन ऑपरेटर x। ठीक है, बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम का आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन डिस्प्ले कैसे होगा, जरा इस पे ध्यान दीजिएगा। डिस्प्ले होगा 10x 1.5, मतलब तीनों वैल्यूज बिल्कुल बिना गैप के आएंगी। देखकर आपको पहचानना पड़ेगा इंटीजर कहां खत्म और कैरेक्टर कहां शुरू, और कैरेक्टर कहां खत्म और फ्लोट कहां शुरू। अगर आपको लगता है सर इनमें स्पेसेस दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बिगनर्स को लगता है स्पेस देना कौन सी बड़ी बात है, वो तो मैं आराम से कर ही लूंगा। मैं लिखूंगा सी आउट ए, खूब दूर जाकर कहूंगा CH, खूब दूर जाकर कहूंगा X। नोटिस कीजिएगा ये जो स्पेसेस आप देख रहे हैं, इनका कोई मतलब सी आउट के लिए नहीं होता, वो अभी भी इसको ऐसे ही पढ़ेगा, आउटपुट अभी भी आपको ऐसे ही दिखेगा। और इन स्पेसेस को क्या बुलाते हैं, इनको बुलाते हैं अपन व्हाइट स्पेसेस। और इसलिए नहीं कि बोर्ड व्हाइट है, ब्लैक बोर्ड होगा तो ब्लैक स्पेस, ऐसा नहीं है, इनका नाम ही है व्हाइट स्पेसेस, और सी आउट व्हाइट स्पेसेस को इग्नोर कर देता है। अब बात आती है तो फिर इनमें गैप कैसे डालेंगे। इनमें गैप डालने के लिए आपको स्पेसेस को भी बीच बीच में, टेक्निकल वर्ड बोलिए, इंसर्ट करना पड़ेगा। यानी अगर आप चाहते हो 10 और x सेपरेट हो जाएं, तो आपको यहां पे a के बाद लिखना पड़ेगा फिर से इंसर्शन ऑपरेटर, और फिर डबल कोट्स के साथ स्पेस, जितनी आप देना चाहें। फिर आपको यहां लगाना पड़ेगा इंसर्शन ऑपरेटर, डबल कोट्स के साथ स्पेस। यानी खराब बात क्या है, कुछ भी दिखाना है उसके पहले लगाना पड़ेगा इंसर्शन ऑपरेटर। अगर आपको तीन वेरिएबल दिखाने हैं तो 3 बार लगाना पड़ेगा इंसर्शन ऑपरेटर। हालांकि 2-3 दिन में सी आउट इतना यूज होगा क्लासरूम के अंदर कि आपको इसकी आदत पड़ जाएगी, बट एज अ बिगनर इस बात पे ध्यान दीजिएगा, टू डिस्प्ले एनी काइंड ऑफ वैल्यू आपको उसके पहले लगाना पड़ेगा इंसर्शन ऑपरेटर। उतारिए, तो इन दोनों सी आउट का आउटपुट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। पहले वाले में तीनों वैल्यूज बिल्कुल विदाउट स्पेस आएंगी, दूसरे वाले में 10 और x के बीच में एक स्पेस, और 1.5 और x के बीच में भी एक स्पेस। हाँ जी, हो गया। चलिए अब अगली बात सुनिए, अगली वोकैबुलरी सुनिए। ये बताइए ये कौन है, इंसर्शन ऑपरेटर। ये कौन है, इंसर्शन ऑपरेटर। ये और ये कौन है, इंसर्शन ऑपरेटर। सी डबल प्लस में जब आप एक ही स्टेटमेंट में एक ही ऑपरेटर को बार बार यूज करते रहते हैं, तो हम सी डबल प्लस में एक वोकैबुलरी यूज करते हैं, वो भी आज आप सीख के जाएं, और इसको बोलते हैं कैस्केडिंग करना। तो अगर कोई आपसे बोलता है क्या एक सी आउट से मल्टीपल वेरिएबल डिस्प्ले हो जाते हैं, तो आपका टेक्निकल जवाब होगा हो जाते हैं, बस मुझे इंसर्शन ऑपरेटर की करनी पड़ेगी कैस्केडिंग। और ये खाली वर्ड इंसर्शन के लिए यूज नहीं हो रहा है। सी डबल प्लस में अगर मैं कभी ये भी लिखता हूं ना, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो मैं यही बोलूंगा मैं प्लस ऑपरेटर की कर रहा हूं कैस्केडिंग।
सो कैसे डिफाइन करेंगे आप इंटरव्यू में कैस्केडिंग वर्ड को? द वर्ड कैस्केडिंग मीन्स रिपीटेटिव यूज ऑफ द सेम ऑपरेटर इन द सेम स्टेटमेंट। एक ही स्टेटमेंट में एक ही ऑपरेटर को बार बार रिपीट करना कहलाता है आप उस ऑपरेटर की कर रहे हैं कैस्केडिंग। तो हम सी आउट में इंसर्शन ऑपरेटर की कैस्केडिंग कर दें तो मल्टीपल वेरिएबल्स को कर सकते हैं डिस्प्ले। चलूं आगे, अगला पॉइंट ले लें। सुनिए डिफरेंस नंबर 5। सी लैंग्वेज में आप यूजर से इनपुट जब लेते हैं तो कैसे लेते हैं? मान लीजिए एक इनपुट, एक इंटीजर लेना है मुझे, फटाफट बताइए कैसे लिखते हैं, पूरा कोड बोलिए, प्रोग्राम नहीं बताइएगा, बस वेरिएबल बनाना और इनपुट लेना। तो आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, मान लीजिए इंट है, प्रिंट प्रिंट प्रिंटफ लिख देंगे आप, और जब इनपुट लेने की बात आएगी तो आप लिखेंगे स्कैनएफ। अगेन पॉज दीजिए 2 मिनट का। स्कैनएफ सिंटेक्स वाइज प्रिंटफ से टिपिकल है? यस कि नो? स्कैनएफ में 2 बातों का ध्यान रखना पड़ता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर और एड्रेस ऑफ रखना पड़ता है, और दोनों में से कुछ भी गलत कर दो तो कोड कंपाइल होता है, लेकिन रन टाइम पे आती है प्रॉब्लम। स्कैनएफ में की गई अधिकतर गलतियां सिंटेक्स एरर की श्रेणी में, कैटेगरी में नहीं आती, रादर दे आर कन्वर्टेड इनटू रन टाइम एरर्स। तो अगर मैं बिल्कुल अच्छे से स्कैनएफ लिखूं, पूरा ध्यान रखकर सिंटेक्स, तो मुझे याद रखना है यहां डबल कोट लगेगा, डबल कोट के बाद %d आएगा, %d के बाद कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं आनी चाहिए, नहीं तो वो एक इनपुट की तरह काम करने लगता है। फिर यहाँ डबल कोट बिल्कुल %d से सटा के बंद करते हैं अपन, फिर अपन कॉमा लगाते हैं और बगैर भूले यूज करते हैं, क्या नाम है इसका अच्छा वाला, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, और उसके बाद वेरिएबल का नाम, पैरेंथेसिस बंद और सेमीकोलन। अब सुनिए सी डबल प्लस का दूसरा फायदा। जैसे सी डबल प्लस ने आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर से छुटकारा दिलवा दिया, ऐसे ही सी डबल प्लस ने आपको इनपुट लेते वक्त इस सिंबल को यूज नहीं करने का रिलैक्सेशन दिया है। मेरी बात का गलत मतलब मत लीजिएगा। स्टूडेंट्स नोट में क्या लिखते हैं, इन सी डबल प्लस वी डोंट हैव दिस ऑपरेटर, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर मैं ये कहता हूं सी डबल प्लस में ये ऑपरेटर नहीं है, तो फिर मैं इनडायरेक्टली ये बोल रहा हूं सी डबल प्लस में पॉइंटर्स नहीं है, क्योंकि याद कीजिए ये ऑपरेटर पॉइंटर्स यूज करते वक्त आप यूज करते हैं, तो ऐसा नहीं लिखना है। सिर्फ इनपुट लेते वक्त एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की आवश्यकता नहीं होती। अब इनपुट कैसे लेते हैं, हैव अ लुक। सी डबल प्लस में इनपुट लेने के लिए हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं सी इन। सी इन के साथ ये वाला सिंबल लगता है। इसका ऑफिशियल नाम जो सी डबल प्लस ने रखा है, अगेन वो 2 हैं, या तो आप इसे बुला लें एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और या आप इसे बुला लें एक्सट्रैक्टर्स। क्यों ये नाम है अभी आपके समझ में आ जाएगा। अब इनपुट लेंगे तो कैसे लेंगे, तो आप लिखेंगे इंट ए, जो भी आपको मैसेज वैसेज देना है वो देंगे, और जब इनपुट लेने की बारी आएगी तो आप लिखेंगे सी इन। सी इन के बाद लिखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और कोई एड्रेस ऑफ लगाए बिना सिर्फ लिख देंगे वेरिएबल का नाम विच इज ए, और लगा दिया एड्रेस ऑफ तो कोड कंपाइल नहीं होगा। कुछ अच्छी बात दिखी? नहीं समझ में आई? सी लैंग्वेज में अगर आप ये एड्रेस ऑफ भूलते हैं या कोई और मिस्टेक करते हैं स्कैनएफ में, तो कोड कंपाइल होकर रन टाइम पे प्रॉब्लम्स देता है। आपको याद है सी डबल प्लस के इनिशियल लेक्चर मैंने आपसे क्या कहा था एरर्स के बारे में? सिंटेक्स एरर्स आर वेरी गुड, क्योंकि उसमें कंपाइलर हमारी 2 तरह से मदद करता है। नंबर 1 लाइन हाईलाइट होती है, नंबर 2 वो आपको हिंट देता है आपने गलती क्या की है। रन टाइम एरर्स आर वेरी बैड, क्योंकि रन टाइम एरर्स को खुद ही आपको ढूंढना पड़ता है, खुद ही उनको करना पड़ता है रेक्टिफाई। सी डबल प्लस बोलती है अगर तुमने इस सिंटेक्स के अलावा कुछ भी लिखने की कोशिश करी, कोड कंपाइल नहीं होगा। तो गलती से अगर मैंने यहां एड्रेस ऑफ लगा दिया और सोचा ऐसे लिख देता हूं, नोटिस कीजिएगा कंपाइलर कोड कंपाइल करने से मना कर देगा। इसे सी डबल प्लस अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती है कि प्रोग्रामर फालतू के सिंटेक्स से ना उलझे, वो हमेशा लैंग्वेज की तरफ ध्यान दे पाए, लॉजिक्स की तरफ ध्यान दे पाए। छोटी मोटी बातें तो आपके लिए कंपाइलर खुद ही सी डबल प्लस में कर लेता है हैंडल, जो शायद सी लैंग्वेज का कंपाइलर कर सकता था लेकिन करता नहीं है, और अधिकतर गलतियों को रन टाइम पे, रन टाइम एरर में कर दिया जाता है वहां पे कन्वर्ट। इसे सी डबल प्लस में जब आप सीन लिखते हैं, एड्रेस ऑफ नहीं लगता, आप सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखेंगे ए, उसके बाद लगाएंगे सेमीकोलन। मैं अपनी अगली बात भी बोल दूं, उसके बाद ऑफ करते हैं क्लास, फिर आप आराम से उतार लीजिएगा। सुनिए अगला पॉइंट।
ये बताइए सी लैंग्वेज में अगर मेरे पास 3 वेरिएबल है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, तो मैं उनको कैसे कैसे इनपुट ले सकता हूं, जल्दी बताइए। एक इंटीजर है, ठीक है, एक कैरेक्टर है और एक फ्लोट है। मुझे इन तीनों में इनपुट लेना है। सी लैंग्वेज में मुझे बताइए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं। मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है 3 स्कैनएफ का, एक ऑप्शन है 1 स्कैनएफ का। पहले अपन एक स्कैनएफ वाला ऑप्शन देखते हैं। बोर्ड से नजरें हटाइएगा मत, ये सारी बातें काम आएंगी सी डबल प्लस का कोड लिखते वक्त। अगर आप एक स्कैनएफ लेकर इन तीनों में इनपुट्स लें तो आपको सी ने सिखाया होगा स्कैनएफ लिखो, फिर अब आप पहले तीनों के फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखो। तो %d, %c, %f, डबल कोट्स बंद, कॉमा, फिर कॉमा के बाद एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ सी। करेक्ट। और अगर आप 3 अलग अलग स्कैनएफ लिखते हैं तो आपको लिखनी पड़ती है टोटल 4 लाइनें। कौन सा चौथा स्टेटमेंट जो मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, एफ फ्लश, ये क्या था? ये एक फंक्शन था जिसे हमें कॉल करना पड़ता था अगर डैश के बाद डैश होता था। भरो दोनों डैश। अगर किसी भी इनपुट के बाद कैरेक्टर इनपुट लिया जाता था तो उस इनपुट का एंटर बफर में रह जाता था, वो कैरेक्टर वाले का बन जाता था इनपुट। उस एंटर को हटाने के लिए एक फंक्शन कॉल करा करते थे अपन, एफ फ्लश। तो सी में अगर हम प्रॉपर तरीके से 3 अलग अलग स्कैनएफ इस कोड में लिखें तो हमें लिखना पड़ता था स्कैनएफ %d, एड्रेस ऑफ ए, देन स्कैनएफ %c, एड्रेस ऑफ बी, देन स्कैनएफ %f, एड्रेस ऑफ सी। और ये कोड फेल हो जाएगा रन टाइम पे क्योंकि ये वाला स्कैनएफ यूजर से कैरेक्टर लेगा ही नहीं। तो इस स्कैनएफ के सही ढंग से काम करने के लिए जरूरी था या तो %c के पहले हम लोग स्पेस छोड़ें और या फिर हम लोग लिखें एफ फ्लश और एफ फ्लश के पैरेंथेसिस में std in। ये आप करते थे सी लैंग्वेज में। अब सी डबल प्लस ने देखिए इस काम को कितना सिंपल और आसान बना दिया है। सी डबल प्लस में अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, इंटीजर a, कैरेक्टर b और फ्लोट c, और आपको इनमें इनपुट लेना है, अगेन यू हैव 2 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 3 अलग अलग सीन आप लिख दें, उससे आपका काम चल जाएगा आराम से। तो वो तरीका आपका कुछ ऐसा होगा, आप लिखें सी इन एक्सट्रैक्शन a, सी इन एक्सट्रैक्शन b, सी इन एक्सट्रैक्शन c। या फिर आप एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की भी अगर टेक्निकल वर्ड्स में बोलूं तो कर सकते हैं कैस्केडिंग, यानी एक सीन से भी मल्टीपल इनपुट्स ले सकते हैं बगैर स्पेस की टेंशन लिए हुए। कोई एफ फ्लश वगैरह की जरूरत यहाँ नहीं पड़ती। यहाँ आप सीधे सीधे लिखेंगे सेकंड ऑप्शन, सी इन एक्सट्रैक्शन ए, एक्सट्रैक्शन बी, एक्सट्रैक्शन सी। अब आप मुझे बताइए जाते जाते, व्हाई दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर? क्योंकि ये कीबोर्ड से वैल्यू खींचता है, क्योंकि ये वैल्यू सक करता है, खींचता है। दैट इज व्हाई वी से दिस इज कॉल्ड एक्सट्रैक्टर और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। अब 2 मिनट आप रुकिए, मैं आपका फंक्शन और पॉइंटर का बैकअप सेटल कर दूं। आप लोग का बैच इसी स्लॉट पे चलेगा, ठीक। जैसे 5:06 बजे चालू होता है, 5:06 बजे ही चालू होगा आप लोगों का। और ये बैच अभी रेगुलर चलेगा, कम से कम 15 दिन तो रेगुलर चलेगा, 10-15 दिन जो भी है वो रेगुलर चलेगा। हाँ, टाइमिंग थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, 6 बजे भी हो सकता है और 5:30। आप लोग कॉलेज खुल गए हैं कि अभी खुल गए हैं? कितने बजे तक आप आते हैं कॉलेज से? 5:30। अरे 5:30 तक तो आ जाएंगे, 5 बजे तक भी आ सकते हैं क्या? 5 आ जाएंगे? नहीं, ठीक, तो 5:30 तक ही आ जाइए। लेकिन हाँ, लेकिन किसी दिन आप लोगों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि कुछ समय अभी प्रोजेक्ट बैच चालू होने हैं, अभी C++ और कोर जावा के, तो उसका सेमिनार के लिए आप लोग को मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट आगे जल्दी बुलाऊंगा। बाकी आप लोग का बैच 1.5 घंटे रहा करेगा, 5:30 5:06 बजे से लेकर 7 सवा 7 बजे तक, 7 सवा 7 तक। क्योंकि जब तक सबके पास दूसरे बैचेस नहीं आ रहे हैं तब तक आप लोग को मैक्सिमम टाइम मिलेगा आप लोगों को। बात क्लियर हो गई?
जिनको जावा ज्वाइन करना है इन फ्यूचर जावा ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी ये डेली चलेगा अभी फिलहाल। तो कब तक चले डेली वो बता दूंगा आपको मैं भाई। 15 डेज तो डेली हैं शेड्यूल में। हाँ नहीं, संडे छोड़ के मंडे टू सैटरडे। और जिनको फंक्शन का बैकअप करना है वो कितने स्टूडेंट्स हैं? तो क्लास के, हाँ क्लास के बाद रख लें या क्लास के पहले रख लें, मैं ये पूछ, क्लास के पहले रख लें, बाद वो कॉलेज से नहीं आ पाएंगे। या फिर एक ऑप्शन ऐसा करते हैं कि सैटरडे आप लोग का बैच ऑफ करके उस दिन पढ़ा दिया है 2-2.5 घंटे, लेकिन जल्दी आना पड़ेगा, बस शर्त ये है, क्योंकि 5 बजे से लेकर वो 7:30 बजे तक चलेगा, 7:30-8 बजे तक चलेगा ये। ठीक, तो कल तो आप 5:45 बजे अपने टाइम पे आइए। फिर फंक्शन का बैकअप अपन सैटरडे करते हैं 2-2.5 घंटे का आराम से, फिर फंक्शन ही पढ़ना फिर एक ही दिन। ठीक, तो कल आइए 5:45 बजे, 5:30 बजे आ जाइए। मैंने 5:45 बजे इसलिए बोला है क्योंकि 5:45 बजे बैच चालू करवा दूंगा मैं। और आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भर दीजिए, जो सर ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बताया था वो भर दीजिए सब लोग। हाँ क्या चाहिए? लो, मुझे पहले बोलते तो मुझे थोड़ी याद रहता।